नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मृदा अभिक्रिया चैप्टर के बारे में। मृदा अभिक्रिया चैप्टर जो हमारे 12th एग्रीकल्चर में है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स मुख्य इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं और क्या क्या चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी। कंसंट्रेट रहिएगा, बहुत फास्ट आज की क्लास चलने वाली है, ध्यान अपना यहीं रखिएगा। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम, जैसा कि इसका नाम है मृदा अभिक्रिया सॉइल रिएक्शन, तो इसका नाम का मतलब क्या होता है पहले हमें वो समझना होगा। ओके, सॉइल रिएक्शन। देखो, अगर हम बात करते हैं 5th चैप्टर पर आने की, तो इससे पहले जो 4th चैप्टर है, 1, 2, 3 और 4 चैप्टर, इनमें यही बताया गया है कि मृदा क्या होती है, मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, मृदा के अंदर कौन कौन से आयन्स होते हैं, धनायन होते हैं, ऋणायन होते हैं, फिर वो एक दूसरे आयनों का प्रतिस्थापन करते हैं, जिसको हमने आयन विनिमय वाले 4th चैप्टर में पढ़ा था। ओके, 5th चैप्टर के अंदर नेक्स्ट इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, पहले आप वो कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मृदा अभिक्रिया का मतलब होता है कि मृदा के अंदर जो आयन है, उन आयनों का स्थापन होता है, वो आयन एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, कुछ नए उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे आयन मृदा के अंदर होते हैं, जैसे जिनमें से कुछ अम्लीय आयन भी होते हैं, कुछ क्षारीय आयन भी होते हैं। तो जब अम्लीय आयन और क्षारीय आयन एक दूसरे से मिलते हैं, उनके मध्य में ये जो संबंध होता है, आयन अभिक्रिया करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मृदा अभिक्रिया। मतलब मृदा के अंदर उपस्थित जो आयन है, वो जब एक दूसरे से मिलकर कुछ नए उत्पाद बनाते हैं, कुछ नए प्रकार की अभिक्रियाएं करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मृदा अभिक्रिया कहेंगे। ओके, तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि मृदा के अंदर बहुत सारे आयन पाए जाते हैं। अब वो आयन धनायन या ऋणायन हो सकते हैं। अब धनायन होंगे, जैसे कि H+ आयन होगा, तो मतलब वो अम्लीय आयन होंगे। किस प्रकार के आयन होंगे, अम्लीय आयन होंगे। और या ऋणायन हो सकते हैं, तो वो किस प्रकार के आयन होंगे, क्षारीय आयन होंगे। ओके, जब मृदा के अंदर ये अम्लीय आयन या क्षारीय आयन आपस में मिलते हैं और मिलकर एक नए उत्पाद बनाते हैं, या इनके मध्य में ये जो संबंध है, आपस में जो अभिक्रिया करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मृदा अभिक्रिया कहते हैं, सॉइल रिएक्शन कहते हैं। चैप्टर का जो नाम था उसका मतलब समझ में आ गया। मृदा के अंदर जो आयन होते हैं, उनके मध्य में जो संबंध होता है, वो आपस में अभिक्रिया करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज इसमें है, देखिए मृदा के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मृदा के अंदर धनायन या ऋणायन होंगे। ठीक है, तो धनायन के कारण जो होती है, हमेशा ध्यान रखना, और ऋणायन होते हैं। धनायन के कारण मृदा हमेशा अम्लीय प्रकृति की होती है, जैसे कि H+ आयन हो गया। ओके, और ऋणायन जो होता है, उसके कारण मृदा जो होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है, जैसे कि OH- हो गया। तो मृदा के अंदर ये अलग अलग प्रकार के आयन पाए जाते हैं, धनायन और ऋणायन। ठीक है, धनायनों की संख्या बढ़ेगी, मृदा के अंदर अम्लीयता बढ़ेगी, या मृदा के अंदर क्षारीयता बढ़ेगी। तो उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, मृदा पीएच के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, फिर हम इसमें पढ़ने वाले हैं मृदा पीएच के बारे में कि मृदा पीएच क्या होता है। तो पीएच का जो फॉर्मूला यदि हम बात करते हैं, या फिर इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो सॉइल पीएच, मृदा पीएच का जो फॉर्मूला होगा वो होता है -log ऑफ H+ आयन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, -log ऑफ H+ आयन। मैं बहुत फास्ट बोलने वाला हूं, ध्यान अपना यही रखिए। मतलब मृदा के अंदर जो H+ आयन है, उनका ऋणात्मक लघु गुणक मान क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। समझ आ गया, जिसके कारण मृदा जो होती है वो अम्लीय होती है। देखो, इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप इस चैप्टर को यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अभी तक आपने यदि डिटेल में नहीं पढ़ा है, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसका मैंने लिंक दे रखे हैं नीचे सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट की, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए, तो मृदा के अंदर H+ आयनों का ऋणात्मक लघुगुणक मान क्या कहलाता है, मृदा पीएच कहलाता है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि मृदा के अंदर H+ आयन भी होते हैं और OH- आयन भी होते हैं, राइट। तो H+ आयनों को यदि हम मापते हैं, उनका सांद्रता, उनकी जो कंसंट्रेशन है, उसको हम पीएच में मापेंगे, जिसके कारण हमें क्या पता चलता है, अम्लीयता या क्षारीयता का पता चलता है। ओके, लेकिन मृदा के अंदर क्या होते हैं, OH- आयन भी होते हैं। तो उनका ऋणात्मक लघुगुणक मान जो है वो मृदा
POH कहलाएगा। इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा सा। तो PHH+ और POH जो होता है वो मृदा के अंदर OH- आयनों की सांद्रता को ज्ञात करने के काम में लिया जाता है। ठीक है, तो H+ आयनों की सांद्रता देखनी है तो उसे हम क्या कहते हैं, pH कहते हैं, जिसके द्वारा अम्लीयता या क्षारीयता का पता करते हैं। और यदि OH- आयनों की सांद्रता देखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, POH कहते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये मृदा pH और POH जो है, मतलब एक तो हमने pH निकाला है अभी, है ना, और एक हमने POH देखा है, इन दोनों का मान जो होता है वो 14 के बराबर होता है। ये हमारे एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ओके, तो pH और POH का मान कितना होता है, 14 होता है। डिटेल की वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, साथ में ऐप का लिंक भी दे रखा है। यदि अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें बैच में मैंने सारे इसके नोट्स भी डाल रखे हैं। ओके, चलिए ठीक है, मतलब pH के बारे में समझ में आ गया आपको क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं pH स्केल के बारे में। pH स्केल क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि pH स्केल क्या होता है। मतलब ऐसा यंत्र या ऐसा स्केल जो मृदा की अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है, उसे हम क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको कि 5th चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहला इसमें इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, उसके बाद सेकंड हम इसमें पढ़ने वाले हैं मृदा pH के बारे में। थर्ड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं pH स्केल के बारे में। pH स्केल के द्वारा क्या करते हैं कि मृदा की अम्लीयता या क्षारीयता का ज्ञात करते हैं कि मृदा अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का है। उसी में pH स्केल जब हम पढ़ते हैं तो इसके साथ में हम मिसेल की प्रकृति भी पढ़ते हैं। मिसेल की प्रकृति, मिसेल क्या होता है कि जब कोई आयन होता है, जैसे ऋणायन है, मृदा कोलाइड चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि कोलाइड आयन जो होता है वो ऋणायन प्रकृति का होता है, तो उस पर बहुत सारे धनायन आकर अधिशोषित तो हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऋणायन और धनायन आपस में मिलकर एक मिसेल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पूरा एक गोल एक झुंड बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो मिसेल का निर्माण कर लेते हैं। तो उसकी प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार से विक्रिया होती है, वो भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, देखो pH के बारे में जान लिया क्या होता है और POH के बारे में जान लिया क्या होता है। फिर हमने मृदा में जो pH मापने के लिए जिस यंत्र का काम में लेते हैं उसे क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। उसके बारे में भी इस चैप्टर में जान लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जाता है कि मृदा pH के मुख्य परिवर्तन, कि मृदा का जो pH होता है, भाई कुछ भी मृदा है, कोई भी मृदा है, उसका pH मान जो होता है वो फिक्स होता है। अगर एसिडिक है तो 7 से कम होगा उसका pH मान, यदि बेसिक क्षारीय मृदा है तो उसका pH मान जो है वो 7 से ज्यादा होगा, है ना, मोर देन 7 होगा। तो मृदा का जो pH है उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं वो हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं, जिसमें दो चीज है, एक तो अम्ल उत्पादक कारकों के द्वारा, एक है भस्म उत्पादक कारक। भस्म का मतलब होता है क्षार, क्षार उत्पादक कारक। ठीक है, अम्ल उत्पादक कारक यदि हम मृदा के अंदर डालते हैं, मतलब जो अम्लीय प्रकृति के हैं, तो उनसे मृदा जो है वह अम्लीय प्रकृति की बनती है। तो मृदा के pH में क्या परिवर्तन आएगा कि pH का मान जो है वो 7 से कम हो जाएगा यदि मृदा अम्लीय बनती है तो। और यदि भस्म उत्पादक कारक उसमें होते हैं तो मतलब वो मृदा को क्षारीय बनाते हैं, उसमें भस्म पदार्थ क्षारीय पदार्थ डालते हैं तो मृदा का pH मान जो है वो 7 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। डिटेल की वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, सारी बना रखी है। आप ये मत सोचना सर इतना फास्ट जा रहे हैं, मैं जस्ट यहाँ पे इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसकी जो कंप्लीट वीडियो है वो ऐप के अंदर बैच में आपको मिल जाएंगी। ओके, इंट्रोडक्शन जान लेंगे इसमें, फिर मृदा pH के बारे में जानते हैं, मृदा pH स्केल के बारे में जानते हैं, pH मीटर के बारे में जानते हैं। pH स्केल pH मीटर एक ही होता है। ओके, फिर pH में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है अम्ल उत्पादक कारकों के द्वारा या क्षार उत्पादक कारकों के द्वारा, उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका इस चैप्टर का वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मृदा pH को प्रभावित करने वाले कारक, कि हम इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल यही पढ़ने वाले हैं कि मृदा के अंदर आयन होते हैं जिनके कारण मृदा अम्लीय या क्षारीय प्रकृति होती है। और अम्लीय या क्षारीय मृदा को मापने के लिए हम क्या करते हैं, pH स्केल काम में लेते हैं। मृदा pH को मापने के लिए pH स्केल काम में लेंगे। अब उस मृदा का जो pH है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में चैप्टर के अंदर जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले pH, फिर pH स्केल, फिर उस pH को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला कारक जो इसमें है वो है पैतृक पदार्थ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पैतृक पदार्थ मतलब उस मृदा का निर्माण किस प्रकार के पदार्थों के द्वारा हुआ है।
या पैतृक पदार्थ हम ये कह सकते हैं कि मृदा का जो निर्माण है वो किस प्रकार की चट्टान से हुआ है, क्योंकि चट्टानों का जब अपक्षय होता है तो मृदा का निर्माण होता है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना है। तो वो जो मृदा का निर्माण हुआ है वो जिस चट्टान के द्वारा हुआ है वो चट्टान कैसी है, अम्लीय चट्टान है या वो क्षारीय चट्टान है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैतृक पदार्थों पर, कि मृदा का जो पीएच मान है वो पैतृक पदार्थों पर निर्भर करता है। ओके, उसके बाद सेकेंड है अवक्षेपण। अवक्षेपण के द्वारा भी मृदा का जो पीएच है वह प्रभावित होता है। अवक्षेपण का मतलब होता है कि मृदा के अंदर दोनों प्रकार के आयन होते हैं, धनायन भी होते हैं और ऋणायन भी होते हैं। तो धनायन के कारण मृदा अम्लीय होती है और ऋणायन के कारण मृदा क्षारीय होती है, राइट। तो अम्लीय यदि मृदा के अंदर से एक आयन ऊपर रहा दूसरा आयन नीचे चला गया मृदा में, उसका अवक्षेपण हो गया, वो नीचे जम गया है, तो धनायन यदि ऊपर रह गए हैं तो मृदा अम्लीय बन जाएगी, या ऋणायन ऊपर रह गए तो मृदा क्षारीय बन जाएगी। तो अवक्षेपण के द्वारा भी मृदा का पीएच मान प्रभावित होता है। तीसरा है कार्बनिक पदार्थों की प्रकृति। मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स। तो वो ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, उनका डीकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, ठीक है। तो अपघटन के द्वारा वो अम्लीय पदार्थों का उत्पादन करते हैं। तो वो जो कार्बनिक पदार्थ मृदा के अंदर हैं वो किस प्रकार के हैं, वो अम्लीय उत्पादन कर रहे हैं, क्षारीय हैं। ज्यादातर कार्बनिक पदार्थ अम्ल उत्पादकों का निर्माण करते हैं, उनका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति होता है। तो कार्बनिक पदार्थों के द्वारा भी मृदा जो है वह अम्लीय बनती है, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थ प्रकृति पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है फिर मूल वनस्पति। मूल वनस्पति, इसमें क्या होता है कि जिस मृदा की हम बात कर रहे हैं वहां की वनस्पति किस प्रकार की है, वो वनस्पति क्षारीय है या अम्लीय। जैसे घास फूस जो होते हैं खासकर वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, उनकी जड़ें जो होती हैं क्षारीय प्रकृति होती हैं, तो वो क्षार का उत्पादन करती हैं तो मृदा क्षारीय बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है फसल की प्रकृति, कि उस खेत के अंदर हम जो फसल ले रहे हैं वो फसल किस प्रकार की है। उस फसल को हम देखते हैं कि वो कुछ अम्लीय फसल है या क्षारीय फसल है ना, लवणीय मृदा और इसमें हम पढ़ते हैं कम उष्ण सहिष्णु मृदा है। तो वो जो हम फसल ले रहे हैं वो दलहनी फसल है या अदलहनी फसल है, उसके द्वारा भी निर्भर करता है, उसके कारण भी मृदा का पीएच मान जो है वो प्रभावित होता है। उसके बाद मृदा की गहराई, कि मृदा की गहराई कितनी है, ऊपर जो होते हैं अम्लीय पदार्थ कम होते हैं लेकिन धीरे धीरे नीचे जाते हैं, मृदा की गहराई के साथ अम्लीय पदार्थ जो है वो घटते जाते हैं, ठीक है। क्षारीय पदार्थ क्षार जो है वो नीचे जाते होते हैं, फिर बाद में जल के साथ में वो ऊपर आ जाते हैं। तो मृदा की गहराई पर भी निर्भर करता है पीएच का मान, की मृदा की गहराई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग पीएच का मान कम या ज्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रोजनी उर्वरक। नाइट्रोजनी उर्वरक क्या होते हैं, जो मृदा पर अम्लीय प्रभाव डालते हैं। तो ये भी एक कारक है जो मृदा के पीएच मान को प्रभावित करता है, कि वो जो मृदा है उसके अंदर नाइट्रोजनी पदार्थ जो है या नाइट्रोजनी उर्वरक हम ले रहे हैं वो कितनी मात्रा में ले रहे हैं। यदि ज्यादा नाइट्रोजनी उर्वरक हम मृदा के अंदर काम में लेते हैं तो मृदा जो है वह अम्लीय बनती है, तो नाइट्रोजन उर्वरक भी प्रभावित करते हैं। अब मृदा अम्लीय बनेगी तो पीएच का मान जो है वो क्या हो जाएगा, अम्लीय बनती है तो पीएच का मान 7 से कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जलमग्नता। जलमग्नता का मतलब होता है कि खेत में जब पानी भरा रहता है उसको बोलते हैं जलमग्नता। तो उसमें कुछ आयन मृदा जल के साथ घुलकर बाहर निकल जाते हैं या उनका अवक्षेपण हो जाता है, और कुछ आयन जो है मृदा की ऊपरी सतह पर ही रह जाते हैं, तो उनके कारण भी मृदा जो है वह अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की होती है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, एक एक टॉपिक को, वो डिटेल क्लास है जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, और इसकी रिवीजन क्लास जो है वो भी आपको बैच के अंदर जो बच्चे ऐड हैं ऐप के अंदर उनको मिल जाएगी। यहाँ पर हम इस चैप्टर का जस्ट एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर मृदा पीएच के बारे में पढ़ते हैं, फिर पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फिर मुख्य पीएच मृदा पीएच जो है उसमें परिवर्तन क्या क्या होते हैं, मुख्य परिवर्तन उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि मृदा का ये जो पीएच है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये लगभग 7-8 कारक हम इसमें पढ़ते हैं। 8 कारकों के द्वारा मृदा का पीएच जो है वो प्रभावित होता है। ओके, चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मृदा पीएच का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल पीएच, कि मृदा पीएच का किस प्रकार से महत्व है। उसमें अम्लीय पदार्थ होते हैं, क्षारीय आयन भी होते हैं, अम्लीय क्षारीय आयन होते हैं, तो उनमें वह लाभकारी भी होते हैं कि नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, मृदा पीएच का महत्व, उसके इंपोर्टेंसी क्या क्या है, हमारी फसलों पर क्या इंपोर्टेंसी है, या मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनमें क्या इंपोर्टेंसी है, उनकी ग्रोथ, या वो सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं।
ओके। और इस चैप्टर का एक लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा उभय प्रतिरोधन क्षमता। थोड़ा नीचे लिखा है, आपको दिख रहा होगा वो उभय प्रतिरोधन क्षमता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बफरिंग कैपेसिटी, या उभय प्रतिरोधन विलयन, जिसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। ओके, ये क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हर बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसको समझना होगा। वैसे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो मैं एक बार छोटा सा बता देता हूँ। बाकी जो डिटेल वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूँ रिवीजन क्लासेस, उसमें मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, विद नोट्स। उभय प्रतिरोधन का मतलब क्या होता है? उभय प्रतिरोधन का मतलब होता है कि किसी भी विलयन का जो पीएच मान है, जब उसमें हम कोई अम्लीय पदार्थ या क्षारीय पदार्थ डालते हैं तो उसका पीएच मान जो है वो परिवर्तित होता है। सिंपल सी बात भाई, जैसे ये मेरे पास एक गिलास पानी भरा हुआ है, इसमें यदि मैं अम्लीय पदार्थ डालूंगा तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, मतलब पीएच मान में परिवर्तन हो गया है। यदि इसमें कोई क्षारीय पदार्थ डालूंगा तो उसका क्षारीय पदार्थ डालते ही वो विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, मतलब इसका पीएच मान परिवर्तित हो गया है। लेकिन ये तो सिंपल कंडीशन है कि ऐसा होता ही है, लेकिन ऐसा विलयन जिसमें चाहे मैं प्रबल अम्ल डालूं या मैं प्रबल क्षार डालूं, उसके पीएच मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसकी उस क्षमता को हम उभय प्रतिरोधन कहते हैं। ओके, इस क्षमता को हम उभय प्रतिरोधन क्षमता कहते हैं, और उस विलयन के इस गुण को उभय प्रतिरोधन कहते हैं। समझ में आया कि मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि विलयन का वह गुण जिसमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार डालने पर उसके पीएच मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उभय प्रतिरोधन कहते हैं। और उस विलयन के इस गुण को कि उसमें चाहे अम्ल डालूं या क्षार डालूं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उभय प्रतिरोधन क्षमता कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम इस टॉपिक के अंदर हम उभय प्रतिरोधन के बारे में जानेंगे, उभय प्रतिरोधी विलयन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, उभय प्रतिरोधन क्षमता क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट है उभय प्रतिरोधन के महत्व, उभय प्रतिरोधन विलयन के गुण, महत्व और गुणों के बारे में जानेंगे। और लास्ट इस प्रकार से इस चैप्टर को फिनिश करता है ये टॉपिक। समझ में आ गया? तो इस चैप्टर के अंदर हम मेजर टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर, एक तो मृदा पीएच के बारे में, पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक और मृदा पीएच का महत्व पढ़ने वाले हैं, और लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उभय प्रतिरोधक क्षमता या उभय प्रतिरोधी विलयन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। कंप्लीट वीडियो जो है मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप देख लेना। और इसकी रिवीजन क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सभी स्टडी मटेरियल हमने ऐप के अंदर जो बैच है उसमें डाल रखा है। सो अभी तक आपने यदि हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और श्री गोविंदम क्लासेस सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर लें, और वहां पर ज्वाइन 12th क्लास बैच लिख के हमें सेंड करें, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर ज्वाइन 12th क्लास लिख के मैसेज सेंड करें, तो आपको हम फोन करेंगे, कॉल्स की जाएगी, या फिर आप कॉल कर सकते हैं। आपको बताया जाएगा कि 12th क्लास के बैच में किस प्रकार से ऐड होना है। ऐड होके आप कंप्लीट स्टडी पैकेज घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। सभी चैप्टर्स का कंप्लीट सिलेबस आपको इसी प्रकार से YouTube पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा, लेकिन एडवांस कोर्स जो है हमारा वो ऐप के अंदर बैच में मिलेगा। तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सकते हैं, और प्लस हमसे 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं, आप पर्सनली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं बैच को डाउनलोड करके, बैच के ऐप में जुड़ करके। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, इसका इंट्रोडक्शन कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी प्रकार से आगे की वीडियो देखने के लिए कमेंट करके बताएं कि कौन सा चैप्टर आपको टफ लग रहा है, जिसकी मैं शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक्स के साथ वीडियो बनाऊं, या और कौन सा चैप्टर को आपको समझाऊं, उसकी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट मैं देखता हूं, उसका रिप्लाई भी करूंगा, और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। सो कमेंट करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।